ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। अपने संबोधन च उन्होंने कहा, 121 साल में भारत को कोई मेडल नहीं मिला था एथलेटिक्स में, वो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर वो सपना किया। और अगर मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओर देखूं तो उसमें भी 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। 12 नेशनल रिकॉर्ड में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता। पंजाब में भी वैसा ही था। मुझे आज भी याद है, हम लोग अमृतसर मैच खेलने आते थे तो हमने तो जिस समय यहाँ पे खेला और उस समय पंजाब के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, वो परिस्थितियां आसान नहीं थी। कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगे होते थे, क्रिकेट भी गलियों में खेल कर आगे बढ़ना। लेकिन उस पंजाब ने भी बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए, बहुत सारे मेडल्स, ओलंपियंस। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई, चाहे विदेश जाने की होड़ हो या नशे के कारण मार हो। ये लड़ाई समाज को, परिवार को और सरकार को इकट्ठे मिलकर लड़नी ही होगी और खेल हमें इस लड़ाई में जिता सके। ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बने, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए, ना केवल मेडल जीतने का काम करे, युवाओं को फिट रखने का काम भी करे और पंजाब को नशे से मुक्त करने का काम भी हम खेलों के माध्यम से ही कर सकते। बॉर्डर स्टेट है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से भी किसी को लाभ मिलता है तो वो उठाएंगे। और ये जो हम लोग खेलो इंडिया की लीग चला रहे हैं, इसमें अब तक 23,000 से ज्यादा वुमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमने इसी साल से शुरू किया और इसका शानदार हमें रिस्पांस जमीन पर मिल रहा है और हम चाहेंगे कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने इस साल भाग लिया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने देश की सारी यूनिवर्सिटीज में से चौथे नंबर पर देश में आने का काम। मेरा वीसी साहब से रहेगा कि अभी GNDU को और आगे ले जाने की आवश्यकता। जैसे हरियाणा राज्य ने बहुत शानदार काम किया, बहुत बड़ा नंबर हमारे खिलाड़ियों का हरियाणा से भी आता है क्योंकि समाज ने वो पहल की है। तो जब ये एनवायरनमेंट खड़ा होगा, कल्चर खड़ा होगा तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में GNDU ने 42 मेडल जीतकर और 14 गोल्ड मेडल जीतने का उपलब्धि हासिल किया। हमने प्रयास किया कि खिलाड़ियों को असुविधा ना हो तो डिजिटाइजेशन का काम किया है। किसी खिलाड़ी को अगर किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, अर्जुन अवार्ड से लेके बाकी अवार्ड्स तक, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाने की जरूरत है, ना अपनी फेडरेशन एसोसिएशन के पास जाने की। बहुत सारे प्रयास और हो रहे हैं, जिनमें से एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस ये बहुत आवश्यक है खिलाड़ी के लिए। इंजरी इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं पूरी उम्र खेलूं और मुझे कोई इंजरी ना हुई, लेकिन इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन और रिकवरी तक का प्रोसेस कितना अच्छा और कितना जल्दी से पूरा हो, ये बहुत महत्व रखता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए 1 साल का मिस हो जाना उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा गैप होता है। ये अभी भारत में खेलों की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत सरकार के साथ साथ समाज को भी करनी पड़ेगी। परिवार को भी उस दृष्टिकोण को बदलना होगा, हमारे कॉर्पोरेट जगत को भी आगे आना होगा, इंडिविजुअल से लेके इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी चाहिए होगी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसकी क्रिएशन हमने इसलिए की कि कोई भी डोनेट करना चाहे, कोई प्रोफेसर भी अगर अपना 1 महीने की सैलरी देना चाहे, कोई व्यापारी अपना कोई योगदान देना चाहे, कोई कर्मचारी देना चाहे, तो उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी ATG की। लेकिन उसके पैसे से किसी न किसी खिलाड़ी के जीवन में सुधार आ सकता है, उसको ट्रेनिंग मिल सकती है। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। वर्षों तक आजादी के बाद भी हमें सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जिन लोगों का बलिदान और योगदान देश को आजादी दिलाने के लिए रहा, शायद दक्षिण भारत के लोगों के बारे में तो आपको जानकारी भी ना हो। पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व से लेकर हमारी टेक्स्ट बुक तक कितना पढ़ाया गया, बहुत कम सीमा में पढ़ाया गया।
हजारों साल पुराना हमारा गौरवशाली इतिहास आखिर ये किसके ऊपर जिम्मेदारी है बताने की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वराज सीरियल हम लेकर आए हैं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भारत में और जानकारी देता रहेगा। आप कल्पना करेंगे, आपने कल्पना भी कभी नहीं की होगी कि ऐसा भी हमारे देश में हुआ है। ऐसी भी नारी शक्ति ने करके दिखाया है। अगर बाहर कोई बैठा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि आज 476 में से लड़कों से ज्यादा लड़कियां थी जिनको डिग्री आज इस मंच पर मिली है। ये नए भारत की तस्वीर है जहां महिला शक्ति आगे बढ़कर ये कर रही है। और ये केएमवी कॉलेज की बात नहीं, ये एचएमवी कॉलेज की बात नहीं जो वुमेन के लिए है, ये मैं द्वाबा कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ये भारत के हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये देखने को मिलता है जहाँ पर बेटियां बेटों से आगे निकल रही। अगर मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो उसमें भी 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने और उन 12 में से 11 नए नेशनल रिकॉर्ड हिंदुस्तान की बेटियों ने बनाने का काम किया है। ये भी बहुत बड़ी बात। अगर किसी ने 2 ओलंपिक मेडल बैक टू बैक जीते तो किसने जीते? पीवी सिंधु ने जीता, रियो ओलंपिक्स में भी और टोक्यो ओलंपिक्स में भी जीता है। अगर हमें टोक्यो में पहला मेडल किसी ने जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया और कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया, जो मणिपुर से भारत की एक बेटी है। नवी सिक्ख्या नीति बारे श्री ठाकुर ने कहा, जब मैं नए भारत की बात करता हूं तो नए भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी अवश्य करूंगा। 34 साल पहले हमारी पिछली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 34 वर्षों में देश में बहुत कुछ बदल गया। 2 पीढ़ियां से ज्यादा आ भी गई लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। मोदी जी के नेतृत्व में न केवल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है बल्कि मातृभाषा को बल देने के लिए लोकल रीजनल लैंग्वेजेस को बल देकर इसको एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका शायद ही देश में किसी ने विरोध किया हो। हर तरफ से स्वागत स्वागत और स्वागत हुआ है तो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुआ है। हम समग्र शिक्षा पर और आपके स्किल्स और एजुकेशन दोनों पर उस पर फोकस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इसका हिस्सा है, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इसका एक हिस्सा है। आज के चुनौती भरे इस भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आप हाथ में डिग्री लेकर जाओगे, कोविड वॉज अ बिग एग्जाम्पल। During the COVID-19 pandemic, what we have seen that we have to redefine ourselves, reimagine, reboot and reskill and upgrade our skills to remain relevant in the ecosystem. और अगर वो नहीं करेंगे तो जो वर्षों से कहीं काम कर रहे हैं वो भी नौकरी से बाहर हो जाते हैं। आपको तो हर 2 वर्षों के बाद कुछ न कुछ नया अध्याय लिखने की आवश्यकता है। एक नया अध्याय अपने जीवन पर भी होगा, नई स्किल्स ऐड करनी पड़ेंगी और सॉफ्ट स्किल्स का बहुत महत्व है। लेकिन अगर आप कभी नौकरी करने जाओगे या मार्केटिंग करने भी जाओगे तो जो आपके दूसरी तरफ बैठा होगा बारीकी से आपकी एक एक चीज पर नजर रखे होगा। तो आपको एक एक चीज पर पैनी नजर हो, इसलिए आपको सॉफ्ट स्किल से लेकर हर तरह की स्किल्स अपने जीवन में लानी हो। अकेली डिग्री काम नहीं आएगी और इसीलिए हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को पिछले कुछ वर्षों में स्किल्स देने का काम किया है और अगले कुछ वर्षों में इसको कई करोड़ और युवाओं को देने का हम काम करेंगे। हिंदुस्तान से 30,000 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में स्किल्स प्रदान करके केवल दुबई में नौकरी मिलने के अवसर हैं। ये हमने लॉन्च भी कर दिया और ये अगले 1 साल के अंदर 30,000 लोगों को हम दुबई में एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है, अगर आज दुनिया की आवश्यकता एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए है और उनको एक स्किल्ड यूथ की आवश्यकता है तो पूरी दुनिया की डिमांड को आज कोई देश पूरा कर सकता है तो केवल हिंदुस्तान कर सकता है और हिंदुस्तान का युवा ही कर सकता है। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਟਰਸਟ, ਬੋਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 52 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਕੂਲ,
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।